जंगल के बीच बनी काली कोठी। भाग 1 रहस्य की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव देवघर के बाहर कई किलोमीटर तक फैला घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक विशाल टूटी फूटी कोठी खड़ी थी। लोग उसे काली कोठी कहते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि लगभग 45 साल पहले उस कोठी में जमींदार वीरेंद्र प्रताप सिंह अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी पत्नी, 2 बच्चे और कुछ नौकर भी वही रहते थे। एक रात अचानक पूरी कोठी से भयानक चीखें सुनाई दीं। सुबह जब गांव वाले हिम्मत करके वहां पहुंचे तो कोठी का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सब कुछ अपनी जगह था। बर्तन मेज पर रखे थे, चाय अभी भी कप में भरी थी, घड़ी चल रही थी, लेकिन पूरा परिवार गायब था। न कोई लाश मिली, न कोई खून, न कोई निशान। उस दिन के बाद से काली कोठी हमेशा के लिए वीरान हो गई। रात होते ही वहां अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज, कभी किसी औरत की हंसी, और कभी ऐसा लगता जैसे कोई ऊपर की मंजिल पर तेजी से दौड़ रहा हो। गांव वालों ने उस रास्ते पर जाना छोड़ दिया। समय बीतता गया। फिर एक दिन शहर से 4 दोस्त, आरव, निखिल, मोहित और समीर, अपने YouTube चैनल के लिए हॉरर वीडियो बनाने निकले। उनका चैनल नीनी डरावनी जगहों की खोज के लिए जाना जाता था। गांव पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले एक चाय की दुकान पर रुककर काली कोठी का रास्ता पूछा। दुकानदार का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, दिन में चले जाओ तो ठीक है, लेकिन अगर अंधेरा हो गया तो वापस लौट आना। आरव हंस पड़ा, अंकल, हम भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते। दुकानदार ने बिना मुस्कुराए जवाब दिया, भूतों पर विश्वास करना जरूरी नहीं, कभी कभी उन्हें सिर्फ तुम्हारा वहां पहुंचना काफी होता है। इतना कहकर उसने चारों को एक पुराना जंग लगा हुआ ताबीज दिया। अगर कुछ अजीब लगे तो इसे फेंकना मत। चारों ने ताबीज रख लिया, लेकिन किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। शाम के लगभग 7 बजे वे जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और घना होता गया। पेड़ों की शाखाएं सड़क पर झुक गई थीं। हवा बिल्कुल बंद थी। यहां तक कि पक्षियों की आवाज भी नहीं आ रही थी। करीब आधे घंटे बाद उन्हें दूर एक टूटी हुई इमारत दिखाई दी। वही थी काली कोठी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई, दीवारों पर काई जमी थी। लोहे का बड़ा फाटक आधा खुला था और हवा के बिना भी धीरे धीरे हिल रहा था। चर, चर। मोहित ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, आज हम भारत की सबसे रहस्यमय काली कोठी के अंदर जाने वाले हैं। जैसे ही चारों ने फाटक पार किया, उनके पीछे से वह अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। चारों एक साथ पीछे मुड़े, लेकिन अब लौटने का रास्ता बंद हो चुका था। और तभी कोठी की सबसे ऊपरी मंजिल की एक टूटी खिड़की में किसी ने सफेद कपड़ों में खड़े होकर धीरे धीरे हाथ हिलाया। ऊपरी मंजिल की टूटी खिड़की में सफेद कपड़ों में खड़ी आकृति कुछ सेकंड तक दिखाई देती रही। फिर वह अचानक गायब हो गई। चारों दोस्त कुछ पल तक वही खड़े रहे। क्या तुम लोगों ने भी देखा? समीर ने कांपती आवाज में पूछा। हाँ, लेकिन शायद कोई पर्दा हिल रहा होगा, आरव ने खुद को समझाते हुए कहा। निखिल ने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की। हैरानी की बात यह थी कि कैमरे में खिड़की तो दिखाई दे रही थी, लेकिन वहां कोई आकृति नहीं थी। अजीब है, उसने धीरे से कहा। वे मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। पुराना लकड़ी का दरवाजा धक्का देते ही खुल गया। चर्रर। अंदर घुप अंधेरा था। आरव ने टॉर्च जलाई। रोशनी में धूल के कण हवा में तैरते दिखाई दिए। दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में परिवार के लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी आंखों पर गहरे काले रंग से लकीरें खींच दी थीं। मोहित ने मजाक में कहा, लगता है किसी ने हॉरर फिल्म का सेट बना रखा है। इतना कहते ही ऊपर से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम। चारों चुप हो गए। कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज, थक थक थक, जैसे कोई नंगे पैर धीरे धीरे चल रहा हो। समीर बोला, चलो ऊपर देखते हैं। सीढ़ियां पुरानी थीं। हर कदम पर लकड़ी चरमराती थी।
जैसे ही वे पहली मंजिल पर पहुंचे, उन्हें एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। गलियारे के दोनों ओर कई कमरे थे, लेकिन सबसे आखिरी कमरे का दरवाजा बाकी दरवाजों से अलग था। उस पर मोटी लोहे की जंजीरें लगी थीं और लाल रंग से लिखा था, इस दरवाजे को कभी मत खोलना। निखिल मुस्कुराया। जहां मत खोलना लिखा हो, वही तो कहानी शुरू होती है। उसी समय पीछे से किसी बच्चे की धीमी हंसी सुनाई दी। ही ही ही। चारों तुरंत पीछे मुड़े। गलियारा खाली था, लेकिन फर्श पर छोटे छोटे गीले पैरों के निशान बनते जा रहे थे, मानो कोई अदृश्य बच्चा अभी अभी वहां से गुजरा हो। वे निशान सीधे उसी बंद कमरे तक जाकर रुक गए। समीर ने कांपते हाथों से जंजीर को छुआ। वह बर्फ जैसी ठंडी थी। अचानक पूरी कोठी में जोरदार हवा चलने लगी। सारे दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। धर-आम, धर-आम, धर-आम। चारों डरकर पीछे हटे। तभी नीचे से किसी औरत की आवाज आई, बच्चों, खाना तैयार है। आवाज इतनी साफ थी कि लगा जैसे कोई अभी भी इस कोठी में रहता हो, लेकिन यहाँ तो दशकों से कोई नहीं था। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और उसी पल गलियारे के अंत में एक सफेद साड़ी पहने औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। सफेद साड़ी पहने औरत धीरे धीरे गलियारे में उनकी ओर बढ़ रही थी। उसके लंबे काले बाल पूरे चेहरे को झके हुए थे। चारों दोस्त डर के मारे पीछे हटने लगे। अचानक टॉर्च की रोशनी एक एक करके बुझने लगी। अब पूरे गलियारे में सिर्फ चांद की हल्की रोशनी रह गई थी। मोहित ने कांपती आवाज में कहा, भागो। चारों सीढ़ियों की ओर दौड़े, लेकिन जहां सीढ़ियां थीं, वहां अब सिर्फ एक ठोस दीवार थी। यह कैसे हो सकता है? समीर चिल्लाया। आरव ने कैमरा उठाया। कैमरे की स्क्रीन पर सब कुछ अलग दिखाई दे रहा था। जहां उनकी आंखों को खाली गलियारा दिख रहा था, कैमरे में दर्जनों लोग खड़े थे। सभी पुराने कपड़ों में, सभी चुप, और सभी उनकी ओर देख रहे थे। तभी कैमरे में वही सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी, लेकिन असली गलियारे में वह गायब थी। अचानक कैमरे से एक धीमी आवाज आई, पीछे मत देखो। चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर भी निखिल ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। गलियारा खाली था, लेकिन जैसे ही उसने फिर कैमरे की स्क्रीन देखी, वह औरत अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी। निखिल जोर से चीखा और कैमरा उसके हाथ से गिर गया। उसी पल बंद कमरे की लोहे की जंजीर अपने आप टूटकर जमीन पर गिर गई। छन। दरवाजा धीरे धीरे खुला। कमरे के अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। चारों ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की मेज थी। उस पर मोटी धूल जमी थी। मेज के बीचों बीच चमड़े से बंधी एक बड़ी डायरी रखी थी। आरव ने हिम्मत करके डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, यदि तुम यह पढ़ रहे हो तो कोठी ने तुम्हें चुन लिया है। दूसरे पन्ने पर कोठी के मालिक वीरेंद्र प्रताप सिंह की लिखावट थी। उन्होंने लिखा था, हमने इस कोठी के नीचे छिपे खजाने को पाने के लिए एक तांत्रिक की मदद ली। उसने चेतावनी दी थी कि जो शक्ति जागेगी उसे फिर कोई नहीं रोक सकेगा, लेकिन हमने उसकी बात नहीं मानी। उसी रात से इस घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। जैसे जैसे आरव पढ़ता गया, कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। फिर एक आवाज आई, डायरी पूरी पढ़ो, तभी बाहर निकल पाओगे। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें पहली बार महसूस हुआ वे अब किसी पुराने घर में नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य में फंस चुके थे जिससे बाहर निकलना आसान नहीं था। आरव ने कांपते हाथों से डायरी का अगला पन्ना पलटा। उस पर लिखा था, अगर यह डायरी किसी अजनबी के हाथ में पहुंचे तो समझ लेना कि हम अब इस दुनिया में नहीं है। हमने जिस शक्ति को जगाया था उसने पहले हमारे नौकरों को गायब किया, फिर हमारे बच्चों को, और आखिर में पूरे परिवार को। अचानक कमरे में रखी पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगी। टिक टिक टिक। अब तक वह वर्षों से बंद थी,
जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती, कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। सभी की सांसों से धुंध निकलने लगी। तभी डायरी का आखिरी पन्ना अपने आप खुल गया। उस पर सिर्फ एक नक्शा बना था। नक्शे में कोठी के नीचे बने तहखाने का रास्ता दिखाया गया था और नीचे लाल स्याही में लिखा था, जिसे मुक्त करना है वह नीचे इंतजार कर रहा है। मोहित बोला, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने लगे, पूरा कमरा जोर से हिलने लगा। दीवारों का प्लास्टर टूटकर गिरने लगा। धड़ाम। अचानक फर्श के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया। वह पहले वहां नहीं था। दरवाजे के नीचे से हल्की लाल रोशनी निकल रही थी। समीर ने धीरे से उसका हैंडल पकड़ा। हैंडल बर्फ जैसा ठंडा था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, नीचे जाती हुई पत्थर की संकरी सीढ़ियां दिखाई दीं। गहराई से किसी के मंत्र पढ़ने जैसी आवाज आ रही थी। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। आरव ने कैमरा कसकर पकड़ा। अब वापस लौटने का रास्ता नहीं है। वे धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगे। हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी। दीवारों पर पुराने दीपक लगे थे। अजीब बात यह थी कि उनमें बिना तेल के भी नीली लौ जल रही थी। सीढ़ियां खत्म हुई। सामने एक विशाल तहखाना था। बीच में गोल पत्थर का चबूतरा बना था। उसके चारों ओर राख से अजीब निशान बनाए गए थे और चबूतरे के बीचों बीच एक पुरानी लोहे की जंजीर रखी थी। लेकिन वह जंजीर किसी चीज को बांध नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जिसे बांधा गया था वह बहुत पहले आजाद हो चुका हो। उसी समय तहखाने के दूसरे कोने से किसी बच्चे की धीमी आवाज आई, इतनी देर क्यों लगा दी? चारों ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ अंधेरा और दो चमकती हुई आंखें उनकी ओर देख रही थीं।